जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारी कौन सी शिफ्ट है? आज हमारी शिफ्ट है 15/11/2023 की सेकंड शिफ्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलेंगे भाई, देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन 15/11/2023 की सेकंड शिफ्ट का क्या दिया है। एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः कितना 10%, 20% की कमी की जाती है। क्या होता है? पहले लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की कमी की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में कितना 30% की वृद्धि की जाती है। तो हमें क्या बताना है? हमें इसके वॉल्यूम में चेंज बताना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। आ रही बात समझ में? आपको पता है क्यूबॉइड यानी घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, ये होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं, अगर मैं इधर लिख लूं, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 से 3 मेथड हो सकते हैं। यहां मैंने डायरेक्ट लिखूंगा मैं क्या, इसमें दिया है मुझे इसकी लंबाई में 10% की कमी होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अगर पहले लंबाई 10 थी, अब 1 की कमी होगी, कितनी बन गई लंबाई दोस्त? 9 बन जाती है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद चौड़ाई में कितना 20% की कमी होती है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले चौड़ाई 5 थी, 1 की कमी होने के बाद कितनी बन जाती है चौड़ाई? अब चौड़ाई बन जाती है 4। पहले 5 थी, अब कितनी बन गई दोस्त? 4 बन गई। कमी हो रही है, तो मैंने इसमें कमी कर दिया। उसके बाद यदि उसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि होती है, 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। तो मैं कह सकता हूं अगर पहले हाइट 10 थी, अब 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? ये बन जाएगी आपकी 13। 10 और 3 13। तो मैं यहां से रेशियो ले सकता हूं। ये पहले इसका आयतन था, अब इसका आयतन ये बन गया। तो हमें देखना है कि इसके वॉल्यूम में कितने का चेंज आता है। देखेंगे, 4 से अगर मैं काट लू, ये 00 है तो कितना बन जाएगा? ये 25। 100 था तो ये बन गया 5। रेशियो 13 × 9 बन जाता है 117। ये बन गया 25 पंजे 125 रेशियो 17। तो मैं दोस्त यहां से कह सकता हूं कि पहले वॉल्यूम कितना था? पहले वॉल्यूम किसी कीबोर्ड का 125 था, तो अब कम होने के बाद कितना बन गया? अब कम होने के बाद बन जाता है 117। कितने की कमी? 8 की। 8 की कमी किस पे? 125 पे। तो दोस्त हमें बताना है 100% पे कितने की कमी होगी, ये बताना है। क्लियर है? 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये बन गया आपका 8 चौक 32/5। 32/5 को क्या लिख सकता हूं? 5 6 30, 2 बचा 5 चौक 20। 6.4% की इसमें कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त भाई फटाफट से। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है? एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर की चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से चोर का पीछा करना शुरू करता है, तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ेगा? इसने क्या किया कि चोर जो है 6 मिनट तक, कितने देर मिनट तक दोस्त? 6 मिनट तक दौड़ता रहेगा। क्योंकि क्या हुआ, पुलिस को बाद में पता चला, तब तक जो है पुलिस चोर 6 मिनट में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर लेगा। तो अगर मैं आपके सामने हल्का सा डायग्राम बना के दिखाऊं, मैं मान लेता हूं यहाँ पुलिस है और यहाँ पे चोर है, तो 6 मिनट में इसने कितनी दूरी तय कर ली? पता करेंगे। चोर की स्पीड है कितनी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। चोर की स्पीड कितनी है? 7। 6 मिनट में, 6 मिनट को अगर घंटे में चेंज करूं कितना? 6 दाई 60, ये बन जाएगा आपका 0.7 किलोमीटर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 6 मिनट में यह 0.7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये बात आ रही है समझ में? तो अब यहां से पुलिस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे दौड़ेगा। आ रही है बात समझ में भाई? यहां तक की बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे जी सर। तो वह कितनी दूर तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा? हमें क्या करना है? डिस्टेंस हमारे पास 0.7 है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे? क्योंकि चोर को अगर चोर को पकड़ना है पुलिस को, तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागे।
ये भी इधर भागेगा और पुलिस भी इधर भागेगी, दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, तो रिलेटिव स्पीड इनकी बन जाएगी दोस्त 8 - 7 1, एक बन गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना टाइम लिया, ये आपका टाइम आ गया, तो टाइम आ गया आपका 0.7 आवर्स, टाइम आ गया दोस्त आपका 0.7 घंटे, 0.7 घंटे। ये बात आ रही है समझ में। तो हमें बताना है वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। चोर, पुलिस की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पुलिस 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 0.7 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, 8×7 = 56, 5.6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो 5.6 किलोमीटर के बाद चोर को पकड़ लेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्त आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है सभी को। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्या दिया है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। अधिकतम संभव लंबाई का मतलब है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। हमसे पूछा है कि इनका एचसीएफ क्या हो, किसका, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये भी मीटर में, या फिर ये भी सेंटीमीटर में। तो आप इनमें से किसी भी एक यूनिट में आप सभी को कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप सभी को मीटर में कर लो, या फिर आप सभी को क्या दोस्त सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये मीटर लिखा है, 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर पे है 20 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर पे कितना, 3 मीटर, 3 मीटर को लिख सकता हूं दोस्त कितना, 300 सेंटीमीटर। और आगे लिखा है 90 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है इन लंबाइयों को मापने के लिए पैमाने का जो अधिकतम आकार का मापक होगा उसे हमें बताना है। कौन सा, अगर मैं पहले की बात करूं, क्या 30 हो सकता है, 30 से 100 डिवाइड नहीं होता है, तो 30 हमारा नहीं होगा। क्या 50 हो सकता है, 50 से 100 तो डिवाइड होता है, लेकिन 20 डिवाइड नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। क्या हमारा 10 हो सकता है भाई, 10 से 100 डिवाइड हो जाएगा, 10 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 300 भी डिवाइड होगा और 90 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 10 हमारा हो सकता है, लेकिन जब तक मैं चौथा ऑप्शन चेक ना कर लूं तब तक मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अगर मैं चौथा ऑप्शन ले लेता हूं, 45 से क्या 100 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो चौथा ऑप्शन में नहीं होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा दोस्त, हाईएस्ट मापक जो है 10 सेंटीमीटर का होने वाला है। क्लियर है बात। चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। हमें बताना है इनमें से कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 4 अंकों का। तो इसका पता लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, हम इससे पहले कोई जो छोटा स्क्वायर हो, इससे पहले जो स्क्वायर बनता है, ये सारे नंबर 1000 के नजदीक है। अगर मैं 1000 के नजदीक स्क्वायर की बात करूं तो किसका बनता है, 31 का। 31 का स्क्वायर होता है दोस्त 961। अगर मैं 32 के स्क्वायर की बात करूं दोस्त, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो जितने भी संख्याएं ऑप्शन में दी है ये इनसे बड़ा हो जाएगा, तो मैं इससे कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो किससे कंपेयर करूंगा, मुझे कंपेयर करना है 31 का स्क्वायर 961 से। क्लियर है। तो यदि आपको प्राइम नंबर देखना है कि प्राइम नंबर नहीं देखना है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कैसे पता चलेगा, 31 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, कितना होगा 29 और 31 भी ले सकते हैं आप, 31 इससे पहले की प्राइम नंबर है, 31 से पहले, 31 से पहले ये सारे प्राइम नंबर है। तो इनमें से आप ऑप्शन से कोई भी वैल्यू उठा लो, अगर कोई भी संख्या, कोई भी ऑप्शन अगर इनसे कटता है, इनमें से किसी भी एक संख्या से कटता है, तो वह क्या होगा, वह प्राइम नंबर नहीं होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर किसी भी ऑप्शन को उठाता हूं और इनमें से किसी भी एक संख्या से कट जाता है, तो वह संख्या मेरी प्राइम नंबर नहीं होगी। तो चलिए फिर, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं, चलो ऑप्शन नंबर सी से उठा लेता हूं। सी की बात करूं, 1001 लिखा है, 1001 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं नहीं कटेगा, 3 से करूं क्या कटेगा, 1 और 1 2, योग बनना है 2, अगर योग 3 होता तो कट जाता, ये नहीं होगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखता हूं, 7 एकम 7 3, 7 एकम 7 कितना बच गया 3, 0, 7 चौक 28,
2 बचेगा और पीछे 1, 21। तो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये तो कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी मेरा कंफर्म हो गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी कितना है, 1003। क्या 1003 2 से कटता है? नहीं। क्या 3 से कटता है? 3 से अगर कटता तो 3 और 1 4, इसका योग 3 से कटने वाला होना चाहिए, 3 से नहीं कटता। 5 से नहीं कट सकता क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 7 से कटता है क्या? 7 एकम 7, 3 2, 7 चौक 28, 2 23, 7 से नहीं कटता भाई। 11 से काट के देखते हैं, 11 99, 1 बचेगा, 13 नहीं कटता। 13 से काट के देख लो, अगर 13 7 91, 9 और 3 ये भी नहीं कटता। 17 से अगर मैं 17 से जाता हूं तो कितना बनेगा, 17 पंजे 85, 15 बचेगा और पीछे 3, 17 का नंबर 153। तो ये संख्या जो है 1003 17 से कट जाती है, तो ये क्या होगा दोस्त, ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? अगर मैं 1007 की बात करूं, 1007 क्या इनमें से किसी संख्या से कट सकता है? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग क्या है, 8 है। अगर 3 से कटने वाला होता तो 9 होना चाहिए था। 5 से नहीं कट सकता, 7 से काट के देख लेता हूं, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 और बाद में बचेगा 27, 27 7 से नहीं कटता। 11 से कटता है क्या? 11 9 99, कितना बचा, 1 और 7 17, ये 11 से नहीं कटता। 13 से ये क्या कट सकता है क्या? 13 से 91, 9 और 97, ये 13 से भी नहीं कटता है। 17 पंजे 85, 15 57, 17 से नहीं कटता। क्या 19 से कटता है क्या? 19 पंजे 95, देखेंगे भाई 19 पंजे 95, कितना बचा, 5 और लास्ट में कितना है 19, 57। तो ये संख्या 19 से कट गई। तो क्या हो गया, ये अगर कट गई तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो यहां से दोस्त आपके सामने निकल के आता है कि ऑप्शन नंबर ए आपका प्राइम नंबर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको बाय मेथड जाना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं होगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? इसका आयतन बताना है। कौन सा कटोरा है? अर्धगोलाकार कटोरा है और उसकी मुझे आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दी है। क्या दिया है दोस्त? आंतरिक त्रिज्या है आर की वैल्यू 3 और इसकी मुझे मोटाई दी है। अगर मुझे मोटाई दी है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें हम मोटाई को जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 3 और 2 5। तो बाह्य त्रिज्या इसकी बन जाएगी दोस्त 5 सेंटीमीटर। फिगर तो बनाने की जरूरत नहीं है आपके सामने, नहीं ना? ठीक है, तो चलेंगे सीधा अपने फॉर्मूले पे। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये 2 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। क्लियर है भाई? ये अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन हो गया। पाई में है क्या आंसर? नहीं, तो पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर। आर की वैल्यू कितनी? 5। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 माइनस माइनस छोटे आर का मान कितना है? 3 3 होती है 27, 3 का क्यूब बन गया 27। तो यहां से सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 22 दूनी 44 बटे 3 गुना 7 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा दोस्त? 125 माइनस 27, 15 माइनस 7 8 और 11 माइनस 2 9, ये 9 बन गया। इसे अगर मैं काट लूं तो कितना आ गया? 14 7 98। ऊपर में इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 14 चौक 56, कितना हो गया दोस्त? 14 चौक 56 5, 14 चौक 56 5 61, भाग देना है किससे? 3 से। तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 205.33 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी सा आपका एक क्वेश्चन था, सीधा सीधा फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना था। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है? एवरेज का क्वेश्चन है। यदि 8 6 14 7 और x का औसत कितना है? 11 है। तो हमें क्या बताना है? x का मान बताना है। तो एवरेज क्या होता है आपके पास दोस्त? एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल सम, यानी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अपोन में कितना टोटल संख्या यानी कुल नंबर, टोटल नंबर, ये होता है।
इसको करने के पास आपके पास दूसरा मेथड भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसे बताने वाला हूं। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 8 से 14, 14 14 28, 7 35 प्लस एक्स, और इनका औसत है एक्स 11, कितना हो गया। चलो यहीं पे लिख लेता हूं सीधा सीधा, 8 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 7 प्लस एक्स, कितनी संख्या है, 5। इन सभी का योग कर दिया और टोटल नंबर से भाग दे दिया, तो किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज के बराबर आ जाएगा। एवरेज कितना है दोस्त, 11। सोल्व करेंगे, ये 5 कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 8 से 14, 14 28 और 7 35, तो 35 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 11 पंजे 55। हमें निकालनी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 20 निकल के आ जाती है। आ रही है बात समझ में, बोलेंगे सभी दोस्त एक बार। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया, उसमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। कौन से गिलास में दोस्त, बेलनाकार यानी सिलेंडर, सिलेंडर वाले बर्तन में। यदि दाता ने 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की गई। हमें दिया है कि यदि एक व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो उसने टोटल कितना खर्च किया। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना होगा। 350 व्यक्तियों को दूध दिया गया, यदि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपको दी है 10 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। एच की वैल्यू कितनी है, कितनी हाइट का है गिलास, 15 सेंटीमीटर हाइट वाला गिलास है। ये एक बच्चे को दूध दिया गया भाई, कितने बच्चे को, एक बच्चे को दिया गया। मुझे पता है लास्ट में 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, कितना दोस्त, 1000 लीटर ये होता है ये। लेकिन मेरे पास क्या है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, 100 से भाग। एक 10 था तो उसे भी 100 से भाग देना पड़ेगा, फिर से दूसरा 10 था 100 से भाग देना पड़ेगा, और ये 15 सेंटीमीटर है इसे भी 100 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका मीटर में बन के आ जाएगा। क्लियर है, ये यूनिट आपको चेंज करनी थी तो आप यहां से चेंज कर लेंगे। तो मैं यहीं पे सीधा 350 की मल्टीप्लाई कर देता हूं। वो मल्टीप्लाई क्यों करनी है, क्योंकि ये था एक गिलास का आयतन, 350 बच्चों को बांटा गया तो 350 पे इतना खर्च किया गया होगा, इतना किया गया होगा, इतना हुआ होगा। तो यहां से सोल्व करेंगे, 7 पंजे 35, 50, 50 दूनी 100, 2 से काट लूंगा कितना दोस्त, 11, और 100 से 100 चला गया तो कितना बच गया, 11 गुणा 15, 11 गुणा 15 अपॉन में कितना, 100 मीटर क्यूब आ जाएगा भाई, 100 मीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया है कि 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा गया, और मैंने अभी आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे कर दूंगा 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 की मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। 1000 की मल्टीप्लाई क्यों करी, बात आ रही है समझ में। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो अब ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, लीटर में। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी। ये एक व्यक्ति का आयतन निकल के आ गया, एक व्यक्ति को इतने मतलब टोटल इतने लीटर दूध दिया गया, लेकिन एक व्यक्ति का कितना है, 50 रुपए प्रति लीटर। तो मैं 50 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा आपका दोस्त, एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। सोल्व करेंगे, 11 गुणा 15 गुणा 5 है, इसे लिख लूंगा 11 गुणा 15 गुणा 5 कितना, 75, लास्ट में कितनी आ जाएगी, 2 जीरो। सोल्व करेंगे, 2 जीरो, 11 पंजे 55, 5, 11 सत्तर 77, 5 कितना, 82, 82, तो आ जाएगा 82,500 टोटल आपका खर्च होने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे भाई स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय को 2 विषयों गणित और विज्ञान की परीक्षा में कितना 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए हैं। यदि उसे विज्ञान में गणित से कितना 16 अंक अधिक प्राप्त हुए थे तो गणित में
उसे कितने अंक प्राप्त हुए थे। अजय के पास दो सब्जेक्ट थे, कौन कौन से, एक मैथ मैथ और एक आपका साइंस। मैथ और साइंस में से मुझे पता है आपका कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, बस जबरदस्ती आप लोग पढ़ रहे हो। क्लियर है भाई। मैथ में कितने अंक मिले, मैथ में उसे मिले हैं 9 और साइंस में उसे कितने मिले हैं 13, ये मिले हैं। जबकि उसने दिया है यदि उसे विज्ञान में गणित से कितने 16 अधिक मिले हैं। अगर मैं रेशियो की बात करूं, विज्ञान में गणित से कितने अधिक मिले हैं, 4 अधिक मिले हैं, 4 यूनिट अधिक मिले हैं, लेकिन मिले कितने अधिक, 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दोस्त, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। हमसे क्या पूछा है, तो गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 9 यूनिट की कितने आ जाएगी दोस्त, 9 गुना 4, 36 अंक अधिक प्राप्त हो जाएंगे, किसमें, मैथ में भाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलो भाई फटाफट से करेंगे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण लिया, उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज दर पर वह यह ऋण लिया गया था। मतलब दोनों क्या है, टाइम और रेट आपकी समान है। इस लाइन से आप समझ सकते हैं क्या है कि उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज दर पर यह ऋण लिया गया था। यदि ब्याज दर पर ऋण आर पर लिया गया था तो टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, टाइम बराबर आर हो जाएगा। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में कितना 432 रुपए का भुगतान किया तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप लोग एक फॉर्मूला बता देंगे मुझे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। ये होता है भाई। ब्याज के रूप में कितना रुपए मिला, ब्याज के रूप में मिला है 432 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 432। प्रिंसिपल कितना लगाया है उसने, 1200 रुपए का ऋण लिया था, यानी 1200 रुपए उधार लिए। रेट कितनी है, आर की वैल्यू आर, और टाइम की वैल्यू भी कितनी है, आर, तो मैंने यहाँ पे आर रख लिया। क्लियर है। अपोन में आ गया 100, भाग दे देंगे, 0 से 2 0 खत्म। 12 से जब मैं से काट दूंगा, 12 ते 36, कितना बचा 7 2 12 72। इधर बनेगा आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 236 के। हमें बताना है आर की वैल्यू दर, तो कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 6% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्त आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलेंगे सभी दोस्त फटाफट से भाई। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 साल में प्राप्त छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज किस पे काउंट हुआ है, 6 माह पे काउंट हुआ है। टाइम कितना है आपके पास, 1.5 साल, यानी 12 + 6 18 मंथ आपके पास होते हैं। तो जब भी बात आती है अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयर की, तो क्या हो जाता है आपका, रेट जो भी होता है वो आधी हो जाती है और टाइम क्या होता है दोस्त, हमारा दुगना मान लिया जाता है। रेट कितनी है 10%, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा 5%। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपके पास कितना है 18 मंथ। अगर 18 मंथ है तो 6 महीने कितने पीरियड होंगे, 6 महीने के 3 पीरियड होने वाले। क्लियर है भाई। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% की रेट से 3 साइकिल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 5% की रेट से जब मैं 3 बार सक्सेसिव लगाऊंगा तो इसका डायरेक्ट रेट आती है 15.7625%। ये आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने वहां पे डायरेक्ट लिखवाया है कि 3 साल का या फिर 3 सर्किल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 15.7625। अगर 2 की बात करें, 2 साल की बात करें, कितना होता है 10.25%। ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता करना है, कितने का, 10% की रेट से 1.5 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट कितनी है आपकी 10% और टाइम आपका है 2 सही 1 सही 1/2, इसे लिख सकता हूं 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा दोस्त आपका 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट दोस्त आपका हो गया 15%।
हमें बताना है इनका डिफरेंस। यदि मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो कितना आएगा, 15 से 15 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ओनली 0.7625% किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल मेरे पास है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 का 0.7625% कितना हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे परसेंटेज से, 2 जीरो खत्म। और जब मैं इस 100 की से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट 2 आगे चला जाएगा तो आ जाएगा 76.25। ये सी आई और एस आई का डिफरेंस हो जाएगा कितने साल का, 1.5 साल का। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे कि ट्री मेथड है, और आप बिल्कुल बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है यानी खो देता है, शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 बच जाते हैं। मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी, ऐसा क्वेश्चन सारी शिफ्टों में पूछा गया है। आपने प्रीवियस जो शिफ्ट मैंने कराई है उसमें देखा होगा, सभी शिफ्टों में लगभग एक एक क्वेश्चन ऐसा था, और ये क्वेश्चन आपका बेहद आसान क्वेश्चन होता है। चलेंगे, इस क्वेश्चन को आपके पास करने का रेशियो मेथड भी होता है, और आप इसे 100 मान के भी कर सकते हैं। चलो, मैंने मान लिया उसके पास टोटल धनराशि टी थी, टी यानी टोटल, अपनी धनराशि का 25% गुम कर देता है। अगर 25% गुम कर देता है, 25% का मतलब कितना, 1/4। अगर 4 में से 1 गुम कर दिया तो बचाया कितना, 3/4, 3/4 बचाया, ये आपका शेष बचा। शेष धनराशि का 60% खर्च कर देता है, अब भी उसके पास 360 बचे हैं। तो मुझे ध्यान देना है रिमेनिंग पे। अगर 60% खर्च कर दिया यानी 3/5 खर्च कर दिया, 5 में से कितना खर्च कर दिया, 3, तो बचा कितना दोस्त, 2/5। लेकिन बचा कितना है, बचा उसके पास है 360 रुपए, 360 रुपए। तो मैंने रिमेनिंग के बराबर रख दिया। अब यहां से आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 छंग कितना 36, तो टोटल आ जाएगा कितना, 4 पंजे 20, और 60 की जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो कितना बनेगा, 6 दूनी 12, 1200 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर होगा। आ रहे हैं सॉल्यूशन, पसंद आ रहे हैं आपको। चलेंगे आगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 12। 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, और 3 दिन बाद कार्य करने के उन सभी ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य करने के लिए कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाना चाहिए ताकि इस काम को 6 दिन में कंप्लीट किया जा सके। देखें कितना बेस्ट और प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया है, 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं यहाँ 14, एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर m है तो 14 की 14 m, इस काम को कर सकते हैं 6 दिन में। दूसरी ओर मुझे दिया है जबकि 20 वुमेन 20 महिलाएं उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकती है। 20 वुमेन है, अगर एक वुमेन की एफिशिएंसी W है, इस काम को कितने समय में 8 दिन में कंप्लीट कर सकती है। इन्होंने भी इसी काम को किया है और इन्होंने भी सेम काम को किया है, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों वर्क आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ने सेम वर्क को किया है तो टोटल वर्क को मैंने टोटल वर्क के बराबर में रख दिया। अब मैं यहां से इफिशिएंसी निकाल लूंगा, मैन और वुमेन की इफिशिएंसी कितनी होगी, आप यहां से सोल्व करेंगे। 2 तिया 6 और 2 से काट लूंगा 10, 2 सते 14 और 2 चौक 8, ये आ गया। तो मैन अपॉन में क्या ले आऊंगा, वुमेन को ले आऊंगा, इधर जितना भी होगा 10 चौक 40, ये इधर ही रखा जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 7 से 21। तो मैं यहां से कह सकता हूं मैन की इफिशिएंसी अगर 40 है तो वुमेन की दोस्त कितनी है, 21। क्लियर है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क आप किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, मैन में इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, आपका सेम आने वाला है। मैन की कितनी है 40, तो मैं यहां रख दूंगा 14 गुना एम की जगह कितना रख दूंगा 40, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा दोस्त 6, ये हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा 14 चौक 56, 560 मल्टीप्लाई में 6 कितना आ जाएगा 600, 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, तो 3360 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। इसके बाद क्या किया है, 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन कार्य करने के बाद उन सभी ने कार्य करना बंद कर दिया। यदि एक पुरुष काम करे तो कितना काम करेगा 40, और कितने 7 पुरुष ने काम किया है,
एक पुरुष अगर काम करता तो कितना करता 40, लेकिन काम किया 7 पुरुषों ने, और कितने दिन तक, 3 दिन तक काम किया। तो 3 दिन में कितना काम कर देगा ये, 4 से 28 से 84, 840 काम को कर देगा। कितने में से, 3360 में से 840 काम कर दिया तो कितना बचेगा दोस्त, 0। 6 में से 4 गया 2, और 33 माइनस 8 कितना बचता है, 2520। तो रिमेनिंग वर्क आपके पास बचता है दोस्त 2520। इसे कौन करेगा, इसमें दिया है शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाना चाहिए ताकि इस काम को 6 दिन में कंप्लीट किया जा सके, ये दिया है हमें। तो एक वुमेन की इफिशिएंसी कितनी है, 21। अगर मैं वुमेन को काम पर लगाऊं, एक वुमेन की इफिशिएंसी दोस्त है 21, कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है, 6 में। तो मैं मान लेता हूं मैंने डबल वुमेन को काम पर लगाया और काम करना है 2520। तो अब यहां से आप सोल्व कर लेंगे, वुमेन की संख्या निकल के आ जाएगी। 21 से काट लूंगा तो कितना, 21, 4 और 2 21 दूनी 42, 6 से काट लूंगा कितना, 20 छिका 120। तो मेरा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू दोस्त आपकी आ जाएगी 20। यानी मुझे इस काम को 6 दिन में कंप्लीट करने के लिए 20 वुमेन की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है सभी के बात समझ में, चलेंगे आगे। एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का कितना 30% लाभ कमाता है। तो उसका क्या बताना है हमें, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट आप लोगों को बताना है। क्या दिया है, वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का, किसका, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का 30% प्रॉफिट कमाता है। 30% का वैल्यू कितनी होती है, 30% की वैल्यू होती है दोस्त 3/10। किसका कमाता है, सेलिंग प्राइस का। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो मैं कह सकता हूं सेलिंग प्राइस अगर 10 है और प्रॉफिट आपका 3 है, किसी वस्तु को आपने 3 रुपए प्रॉफिट के बाद 10 रुपए में बेच दिया, तो सीपी कितना रहा होगा उसका, सीपी रहा होगा आपके पास 7 रुपए। इस बात से आप सहमत हैं, आप बोलेंगे जी सर। तो हमें बताना है ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। प्रॉफिट है किसका, 3 का, किस पे होता है, सीपी पे। 3/7 मल्टीप्लाई में कितना, 100%। तो यहां से आपका ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। कितना होता है, 1/7 होता है आपका 14 सही 2/7, लेकिन मुझे बताना है 3/7। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 3 गुना 14 42, 3 गुना 2 कितना आ जाएगा, 6/7। तो 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर सी दोस्त आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी को आ रही है बातें समझ में, उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। अब आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है आपको। ये बोर्ड मास वाला आपका क्वेश्चन हो जाता है। कैसे सोल्व होगा, आपको पता है सबसे पहले क्या सोल्व किया जाता है, या तो ब्रैकेट सोल्व कर लो या फिर आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या दिया है, 1.6 है, 1.6 प्लस, जब मैं इससे काट लूं कितना आएगा, 0.3, 4 से 12, 0.3 माइनस है, इसे 1/5 को भाग दूं कितना आएगा, 0.2 प्लस 1 में से 0.08 घटाऊंगा तो कितना बचेगा दोस्त, 0.2। ये बच जाएगा। यहां तक आ रही है बात समझ में। ये हो गया 1.6 प्लस 0.3 माइनस 0.2, और 0.2 कितना हो जाएगा, 0.4। 0.3 में से 0.4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0.1। 0.1 को इसमें से घटा दूंगा दोस्त, बच जाएगा आपका 1.5। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन आपका बेहद आसान होता है, आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए होता है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारी ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी बी उसी वस्तु पर जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही अंकित मूल्य है, दोनों का सेम अंकित मूल्य मार्क प्राइस, तो 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से कितना अधिक है, 360 अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपको बताना है, मार्क प्राइस कितना होने वाला है। देखेंगे दोनों का सेम मार्क प्राइस है। पहले वाले ने क्या किया, पहले वाले ने 25% का एक ही डिस्काउंट दिया, ओनली डिस्काउंट दिया कितना दोस्त, 25% का, इसने डिस्काउंट दिया 25% का। दूसरे वाले ने क्या किया, 20% और 4% का डिस्काउंट दिया। तो मुझे ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है, कैसे निकलेगा, दोनों को एक बार ऐड कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 गुना 4 अपॉन में कितना दोस्त 100। ये आपका ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। 20 और 4 कितना, 24,
माइनस 20/80.8 आ जाएगा, नीचे 100 से भाग देके, तो ये बच जाएगा आपके पास 23.2%। तो दूसरा डिस्काउंट कितना आ जाएगा दोस्त, 23.2%। इसने दिया है व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट, ये किसके द्वारा दी गई है, व्यापारी ए द्वारा, और ये वाला डिस्काउंट दिया गया है व्यापारी बी द्वारा। व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से कितना अधिक है, 360 अधिक है। ये इससे कितना अधिक है भाई, देखेंगे 1.8% अधिक है। तो मैं कह सकता हूं 1.8% की वैल्यू कितनी है, 360। मैं इसे सोल्व करूंगा तो 18 दूनी कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा दोस्त, 18 दूनी 36, और 2 जीरो और आएगी क्योंकि पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे जाके इधर आ जाएगा। कितना आ गया, 200। हमें बताना क्या, मार्क प्राइस होता है 100%, तो 200 गुणा 100, ये दोस्त आपका हो जाएगा 20,000। तो 20,000 रुपए आपका मार्क प्राइस होने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।